गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। ये लास्ट एपिसोड्स है एंड आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। तो अब देखते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा रहता है कि जो माया जो रहती है वो जयदेव मिश्रा को पूरे तरीके से ख़त्म कर देती है। और ये बात नव्या के सामने होती है। नव्या नहीं चाहती थी कि उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो एकदम से किसी को मारने पे बिलीव नहीं करती थी। वो सामने वाले को सुधरने का नेक्स्ट मौका ज़रूर देना चाहती थी। पर माया इसके टोटली अगेंस्ट थी। माया और जेसिका ये चाहते थे कि अगर उसको अभी नहीं मारा तो अपनी जैसे 4 लोगों को और बना देगा। उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सही था और यहाँ पे नव्या का भी पॉइंट ऑफ व्यू था। पर दोनों के, नव्या के और माया के पॉइंट ऑफ व्यू के बीच में क्लैश होता है, जिसमें माया अपना पूरा एक्शन कर देती है। जैसे ही वहाँ पे पूरी डेथ हो जाती है, उसके बाद जो वो जॉस को इंस्ट्रक्ट करती है कि ये सब चीज़ों को तुम्हें क्लीन कैसे करना है, तुम देख लो। और फिर उसी रात को ये लोग फ्लाइट पकड़ के मुंबई की तरफ चले जाते हैं। मुंबई के वहाँ पर जाने के लिए सब रेडी हो जाते हैं। जैसे ही मुंबई के वहाँ पर रेडी होते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। फाइनली उनका जो मिशन था जयदेव मिश्रा को ख़त्म करना, वो पूरे तरीके से हो जाता है। और उस समय जो नव्या रहती है वो थोड़ी सी अपसेट रहती है, क्योंकि उसे ये चीज़ नहीं करनी रहती। तभी रिया उसे देखती है, उसे हक करके बोलती है, क्या हुआ है बेबी, तुम इतनी सैड क्यों? तो कहती है कि नहीं, मैं सैड नहीं हूँ। ओके। तो कहती है मिशन सक्सेसफुल रहा ना? तो वो कहती है हाँ। रिया की एक आदत बहुत अच्छी थी कि वो कभी भी नव्या के प्रोफेशनली वर्क पे इंटरफेयर नहीं करती थी। उसे पता था कि कौन सा मिशन है, क्या चीज़ें, वो अननेसेसरी नहीं घुसी थी। और यही चीज़ एनी की भी बहुत अच्छी थी। एनी भी कभी आलिया से क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करती थी। और नताशा, जॉस से सब अपने अपने एरिया में लिमिटेड रहते थे। कोई भी किसी के काम को इंटरफेयर नहीं करता था। बस इतना ज़रूरी होता था कि आप अपना मिशन में जो करके आ रहे हो करके आओ, बट मेरे पास सेफली आओ। ये एनी और नताशा प्लस रिया यही चाहते थे बस। फिर ये लोग जब आ जाते हैं तो आराम से बैठते हैं सब लोग। तभी माया कहती है कि नव्या, हम बहुत टाइम तुम्हारे घर पे रुक लिए, तुमने करीब हमें इतने टाइम तक हमारे घर पे रुकवाया, बट अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो मुझे जायसवाल हाउस जाना चाहिए, आखिर मित्तल हाउस को छोड़ के। तो यहाँ पे नव्या कहती है कि हाँ जाना तो है, पर आज क्यों जाना है? आज की शाम कुछ हमारे नाम होना चाहिए, क्योंकि आज रात का टाइम है, थोड़ा वक्त हम एक दूसरे के साथ अच्छे से बिताते हैं, फिर इंजॉय कर लेते, फिर आप कल मॉर्निंग में चले जाना, जैसे आपको ठीक लगे। तो माया कहती है ठीक है। तो शाम का टाइम रहता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं। और ताकि, क्योंकि उनका जो इस चीज़ के लिए उन्होंने इतने एफर्ट्स, मिशन दोनों ने मिलके लगाए रहते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो वहाँ पर कुछ म्यूज़िक्स चलाते हैं, सब डांस करते हैं, बच्चों को आराम से गोदी में ले लेके घूमते हैं, सब बहुत कुछ अच्छे से चल रहा है। तभी वहाँ पर जो अमृता रहती है वो नंदिता के पास आती है और बोलती है, नंदिता, वुड यू मैरी विथ मी? तो और वो सबके सामने कहती है, सब लोग वहाँ देखते हैं और सब लोग क्लैप करने लगते हैं। और तो नंदिता बोलती है कि ऑफ कोर्स, यस यस अमृता, आई एम डाइंग टू मैरी विथ यू। और इतने खुश होते हैं। तभी जो यहाँ पर अयान रहता है वो एकदम से देख के बोलता है, रागनी, तुम बहुत गुस्से वाली हो, पर जैसी भी हो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुमसे शादी करोगी? तो रागनी कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं करूँगी मैं तुमसे शादी, तुम जैसा इतना अच्छा हस्बैंड पाकर तो मैं खुश ही रहूँगी ना। और ऐसे करके ये दोनों हो जाते हैं। अब सबकी नज़र एक्चुअल में जेसिका और माया के ऊपर टिकी रहती है, पर जेसिका और माया एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहते। वो सिर्फ आंखों आंखों में कहते हैं कि अभी हम शायद से इतने प्रिपेयर नहीं हैं शादी के लिए, थोड़ा वक्त उन्हें और अपने रिलेशन को देने के लिए चाहिए। इसलिए वो कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि अभी तक क्या था कि क्या ये लव था या ये ट्रू लव है, ये नहीं पता था। क्योंकि कहीं ना कहीं माया को ऐसा लगता था कि जेसिका उसे इसलिए प्यार करती है क्योंकि वो सिंपैथी वाला फीलिंग्स है, या फिर वो उस शुभांगी से प्यार करती थी इसलिए वो मेरे साथ है। पर अब शुभांगी तो माया में बन कन्वर्ट हो चुकी है। और माया कौन है ये जानकर अगर जेसिका उससे प्यार करती है तो वो सोचेगी। जेसिका ये सोचती है कि माया को अभी बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी बहुत सारी चीज़ों को खोया है।
और उसकी और मेरी बॉन्डिंग एक्चुअल में ट्रू लव के साथ कैसी है, ये जानना भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें शादी करनी की नहीं। ऑल थ्रू वी आर डेटिंग टू ईच अदर, दैट इज़ गुड। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी आंखों से आंखों में बातें करके बता चुके रहते हैं, और वहाँ पे इनफ इतने मैच्योर्ड लोग होते हैं कि जब तक वो दोनों कुछ नहीं बोलेंगे कोई भी कुछ नहीं कहता। पार्टी वैसे ही चल रही रहती है। तभी जो माया रहती है वो जेसिका का हाथ पकड़ती है और बोलती है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है, मैंने तुम्हें कहा था ना। तो जेसिका बोलती है, हाँ ज़रूर। तो वो कहती है कि गार्डन एरिया में चलें, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जिसमें वो जेसिका को गार्डन एरिया के वहाँ पर लेकर जाती है। माया जो रहती है वो जेसिका के पास खड़ी रहती है और उसे एकदम से बोलती है, सुनो जेसिका, मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ मुझे नहीं पता, पर जो मैं तुम्हें ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ वो प्लीज़ ध्यान से सुन लो। उसके बाद तो मुझे जज कर सकती हो। इंसान पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता है, पर जिससे वो बेहद मोहब्बत करता है या वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। आईने के सामने खड़े होकर मैं खुद से तो झूठ नहीं कह सकती, और तुम मेरा वो आईना हो जिससे मैं कभी झूठ नहीं कहना चाहती हूँ। तो जेसिका थोड़ा पास आकर बोलती, कुछ ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता है अभी तक। तभी माया कहती है, हाँ तुम्हें ऐसी बात है जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता है। शायद मुझे बहुत पहले बताना चाहिए था तुम्हें, पर मैं बता नहीं पाई। और फिर जो माया होती है वो जेसिका को सारी बातें सुनाती है। जेसिका सुनते सुनते उसकी आंखें बड़ी होने लगती है, वो थोड़ा शॉक रिएक्शन देने लगती है। वो थोड़ा कभी गुस्से में होती है, कभी वो नॉर्मल होती है। उसके फेस के एक्सप्रेशन जैसे जैसे वो बात सुनती जा रही थी वैसे वैसे चेंज हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो टर्न होके माया की तरफ देख के बोलती है, देखो जो हो चुका है उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन तुम्हारा तरीका तो गलत था, इस बात पे मैं भी एग्री करती हूँ। तो कहती है, पर मेरी नीयत तो सही थी ना। तो कहती है, हाँ नीयत तो सही थी, पर अब जो हो गया उससे का कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने मुझे सच बताया, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए जितना आज है उससे कई गुना कल होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये बोलकर वो उसे टाइटली हग करती है और इसको किस करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर जो माया रहती है वो भी जेसिका को किस कर रही रहती है। दोनों किस करते करते गार्डन में ही लोटपोट होने लग जाते हैं। वो दोनों बहुत प्यार से गार्डन में ही एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब किस करके थकते हैं तो वो गार्डन में ही लेट जाते हैं, ग्रीनरी घास के ऊपर लेट के ऊपर आसमान की तरफ देख रहे रहते हैं और चांद की तरफ देख के बोलते हैं कि याद है बचपन में भी हम ऐसे ही साथ में लेटकर हमेशा से चांद को देखा करते थे। और वो कुछ प्यारी प्यारी बातें एक दूसरे के साथ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो नंदिता रहती है वो अमृता के साथ बोलती है, अब तो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो ना। तो अमृता बोलती है ज़रूर, और ऐसे कह के वो उसे गोदी में उठा के अपने रूम की तरफ लेकर जाना स्टार्ट कर देती है। जैसे वो रूम की तरफ लेकर जाती है वो रूम को लॉक कर देती है और वो बोलती है कि तो आप टाइम स्पेंड करें। तो नंदिता शर्मा जाती है और उसके शोल्डर पे मारते हुए कहती है, मैं वैसे वाला टाइम स्पेंड करने की बात कर रही थी। तो अमृता उसके और करीब आके बोलती, कैसे वाला टाइम स्पेंड करने की बात कर रहे हो आप। तो वो कहती है, वैसे वाला आई मीन मतलब स्पेंड अ रोमांटिक टाइम विथ ईच अदर, लाइक हाथों में हाथ डालकर बैठकर एक कप वाइन पीकर। तो वो कहती है कि मतलब बोरिंग लाइफ, ओके ओके ठीक है आ जाओ। तो वो बालकनी के वहाँ पर उसको लेकर जाती है और बोलती है, ये चांद को देखते हुए तुम्हें वाइन पीनी है। तो कहती है कि हाँ। तो वो वाइन का गिलास लेकर आती है और दोनों गिलास उसको देती है और दोनों चांद की तरफ देखते हुए आराम से वाइन पी रहे थे। लेकिन जिस बार जो वाइन पीने का तरीका जो हमारी अमृता का रहता है वो बहुत गलत होता है। वो क्या करती है, एकदम से वाइन को जेसिका के वाइन को नंदिता के चेस्ट के वहाँ पे गिरा देती है और वो चेस्ट के वहाँ पर उसे सक करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ये देखकर तो नंदिता एकदम शॉक्ड होती है और कहती है, ये क्या तरीका है। तो कहती है, तुमने तो कहा था वाइन पीना है, अब वाइन मैं अपने तरीके से ही पीऊँगी, क्योंकि मुझे वाइन का थोड़ा ज़्यादा नशा चाहिए, और डबल नशा तभी होगा ना जब वो तुम्हारे ऊपर से होते हुए आएगी। ये बोलकर वो उसके चेस्ट पे और ज़्यादा सक करने लग जाती है। यहाँ पर तो करीब नंदिता भी अपना कंट्रोल खो चुकी रहती है।
वो एक हाथ से तो अपने ऊपर खुद वाइन पी रही रहती है और दूसरी तरफ वो मतलब अमृता को इतना करीब आकर सक करते हुए एकदम पकड़ के एकदम करीब होते हुए देखकर एकदम से शॉक हो जाती है। तभी वो क्या करती है, वाइन का पूरा गिलास अपने ऊपर ही फिर वो खुद गिरा लेती है और एकदम से अमृता के बालों में हाथ डाल के अपने ऊपर खींच के बोलती है पियो। और नंदिता के ये व्यवहार को देखकर अमृता को भी बड़ा अच्छा लग रहा था और अमृता भी अच्छे से एग्रेसिव होकर और तरीके से किस करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो उसे पूरे तरीके से उठाती है और उसके पूरे ड्रेस वगैरह सब कुछ रिमूव कर देती है और वो उसे बहुत प्यार से बेड पे लिटाते हुए, और जहाँ पे बेड पे ऐसा होता है कि बालकनी ओपन रहती है और जो मून्स लाइट होती है वो भी पूरे बेड पे आ रही रहती है। तो वैसे तो पूरी लाइट्स ऑफ रहती है लेकिन मून लाइट्स पे बहुत ज़्यादा प्यारा वाइब्स और फीलिंग्स आ रही रहती है और वो बहुत दूसरे को पकड़ के बहुत क्लोजली तरीके से एक दूसरे को लिप किस कर रहे रहते हैं। लिप किस करने के बाद वो चेस्ट पे किस कर रही रहती है। धीरे धीरे जो हालत ख़राब हो रही रहती है नंदिता तो अपने पूरे हाथों से बेडशीट को पकड़ रही रहती है। यहाँ पर जो अयान रहता है वो बोलता है कि रागनी कैन वी हैव अ जस्ट किस। तो रागनी कहते हैं या श्योर, और वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। वाइन सब ने अल्कोहल पीती, थोड़े ना थोड़े नशे में ही रहते हैं। वहाँ पर जो रिया रहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उसे थोड़ा सा लाइट फीवर रहता है। तो नव्या बोलती है कि गाइस रिया की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उसे लेकर जा रही हूँ। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो नव्या रहती है वो रिया का हाथ पकड़ती है और उसे लेकर जाती है। तभी जो नव्या रहती है वो आराम से बिठाती है रिया को आराम से बेड पे, और उसके जो तलवा होता है पैर की उस तलवे को रब कर रही रहती है कि ताकि उसे बेटर फील हो। लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ ही बेटर फील नहीं हो रहा है, मेरे लेग्स भी बहुत ज़्यादा पेन कर रहे हैं। तो नव्या उसके लेग पे भी आराम से मतलब मसाज करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो उसके बैक पे मसाज करती है और धीरे धीरे उसके बैक पे पूरे तरीके से मसाज करने लगती है। और जब वो मसाज कर रही रहती है तो रिया के ऑलमोस्ट क्लॉथ्स रिमूव हो चुके रहते हैं, सिर्फ थोड़े से फाइन क्लॉथ्स उसके बॉडी पे रहते हैं। और जो फाइन क्लॉथ्स रहते हैं तभी रिया बोलती है कि तुम बहुत बेकार हो, मेरे क्लॉथ्स रिमूव कर दिया खुद के नहीं। तो नव्या कहती है मैं तो आपके मसाज कर रही हूँ ना, तो मैं क्यों क्लॉथ्स रिमूव करूँ। तो कहती नहीं आपको करना पड़ेगा। और ये बोलकर जो रिया होती है वो नव्या के ऊपर चढ़ जाती है और नव्या के क्लॉथ्स रिमूव करने लग जाती है। नव्या कभी भी रिया को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी तो वो भी क्लॉथ्स रिमूव कर देते हैं। अब दोनों थोड़े से ही क्लॉथ्स में रहते हैं। तभी जो रिया रहती है वो एकदम से हग कर लेती है और एकदम से हग करती है नव्या को और कहती है यू नो व्हाट, यू आर द बेस्ट पार्टनर आई हैव इन माई लाइफ। बहुत बहुत लोग देखे हैं मैंने, पर तुम्हारी तरह इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। नव्या आई एम सो लकी टू हैव यू। तभी नव्या कहती है आई एम लकी टू कि जहाँ पर मुझे इतनी प्यारी सी वाइफ ही मिली है जो मुझे समझती है। तो कहती है हाँ बट मुझे अपनी फैमिली इनकम्प्लीट लगती है नव्या। तो नव्या एकदम से रिया को हक करके बोलती है क्यों। तो कहती है हमारा बेबी कब आएगा, मैं उसका इंतज़ार बहुत कर रही हूँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब एनी और उनके बेबीज़ को हैंडल करने में, बट। तो नव्या उसके फोरहेड पे किस करती है और उसे अपने अपने मतलब ब्लैंकेट के अंदर पूरा कवर अप करते हुए बोलती है बहुत जल्दी आएगा, अडॉप्शंस के पेपर भी रेडी हो चुके हैं, हम बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेंगे बेबी, तुम टेंशन मत लो। तो कहती है नव्या बेबी आने के बाद भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगी ना जितना आज करती हो। तो नव्या बोलती है तुमने आलिया और एनी को देखा है। तो कहती है रोज़ देखती हूँ। तो वो कहती है कि उनका प्यार तुम्हें कम होता हुआ दिखा है या ज़्यादा होते हुए दिखा है। तो कहती है कि ज़्यादा होते हुए दिखा है। तो कहती बस फैमिली आने से कभी भी प्यार कम नहीं होता है, उल्टा ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अब हम एक जॉइंट होकर फैमिली जीते हैं।
तो अगर लोग ये सोचते हैं कि न्यूक्लियर होके आप ज़्यादा खुश हो, तो नहीं, आप जॉइंट होके भी खुश रह सकते हो, आपके ऊपर रहता है। बस जॉइंट होने के बाद थोड़ा सबको अपनी अपनी स्पेस देना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ प्रॉपर तरीके से मिलेगी तो सब हैप्पी ही रहते हैं, ये बोल देती है। और फिर जो नव्या रहती है, जब वो इतने प्यार से बोल रही रहती है तो रिया को नव्या की नेक दिख रही रहती है, और रिया जो होती है वो नव्या की नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती है और बहुत ज़्यादा तरीके से किस कर रही रहती है। नव्या बोलती है कि मैं कुछ बात कर रही हूँ रिया, तो कहती है तो करो ना, किसने मना किया, और मेरा कान भी ओपन है, मैं सुन रही हूँ, तुम बोलती जाओ, मैं सुनती जाऊँगी। और वो बोलती कि पर तुम ऐसे करोगी तो मैं बोल नहीं पाऊँगी ना। तो कहती इसमें मेरी क्या गलती है, तुम इतनी हॉट दिखोगे तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे कर पाऊँगी, और अगर मैं अपनी वाइफ से ही खुद को कंट्रोल करूँगी तो क्या मतलब है फिर। तो नव्या समझ जाते कि अब तो रिया का मूड आ गया है, और जब रिया का मूड आ जाता है तो उसे चुप कराना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो रिया फिर नव्या को सक करना स्टार्ट कर देती है, उसके बूब्स को बहुत टाइटली सक कर रही रहती है। नव्या भी अपनी बेडशीट पे हाथ पकड़ने लग जाती है, फिर वो धीरे धीरे उसके नेवल पे किस करना स्टार्ट करती है। फिर वो और नीचे जाकर ऊपर द लेग्स करके जो नव्या को जन्नत का एहसास करा रही रहती है। नव्या हमेशा से रिया को बहुत बहुत ज़्यादा रोमांस करती थी, बट आज ऐसा था कि नव्या को रिलैक्स करा रही थी रिया। तभी नव्या कहती है कि नाउ इट्स माय टर्न, तो कहती शट अप, इट्स ओनली माय टर्न राइट नाउ। हमेशा से तुम मेरे को रिलैक्स कराती हो, पर आज तुम्हें खुद रिलैक्स होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, रिया कहती है, क्योंकि मेरा बेबी इतने सारे मिशंस करता है और फिर उस बीच में वो मेरा ख्याल रखता है, मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि उसका ख्याल रखूं। और ऐसे कह के पूरे बेड के ऊपर इधर उधर लोट पोट होके वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी डीपली रोमांस कर रहे रहते हैं। काफ़ी लोगों का रोमांस ऑफ कोर्स डीपली तरीके से हो रहा रहता है। दूसरी तरफ जो आलिया रहती है वो एनी की तरफ देखती है, और एनी बोलती है कि बच्चे हैं, तो कहती कि चलो रूम पर। फिर वो लोग भी बोलते हैं कि मुझे बच्चों को सुलाने जाना है रूम पर। यहाँ पे नताशा और जो जॉश रहते हैं वो लोग भी चले जाते हैं। नताशा और जॉश की जो लाइफ रहती है वो बहुत शॉर्टेड रहती है, वो एक दूसरे के बहुत मैच्योर्ड कपल होते हैं। वो मतलब बाकी सारे कपल से भी बहुत मैच्योर्ड होते हैं और बहुत प्यार तरीके से करते हैं। और आज तो जॉश का भी काफ़ी ज़्यादा मूड था कि वो नताशा के साथ टाइम स्पेंड करे, इसलिए वो जल्दी से पीयू को सुला देता है, और पीयू जब सो जाती है तब वो अपने शर्ट्स उतारता है और अपने पैंट्स रिमूव करता है, और वो नताशा को किस करना स्टार्ट कर देता है। काफ़ी डीपली तरीके से वो नताशा को किस करता है। नताशा भी आज मूड में थी, तो नताशा भी उसे किसी तरीके से रोकती नहीं है और उसके साथ वो काफ़ी डीपली तरीके से इंटीमेट होती है। दूसरी तरफ जो हमारी आलिया रहती है वो दोनों बच्चों को आराम से सुला देती है और सुलाकर आ जाती है एनी के पास। एनी बोलती है बेबी, और कितने मिशंस तुम्हें ऐसे करने हैं जिस मिशन में मुझे हर वक्त डर लगेगा। तो वह कहती है कि कुछ नहीं, थोड़े और मिशंस हैं, फिर हम रिटायरमेंट्स ले लेंगे। तो कहती है तुम और रिटायरमेंट्स कभी नहीं लेने वाली हो। तो कहती है क्यों, मैं रिटायरमेंट्स क्यों नहीं ले सकती हूँ। तो कहती है कि क्योंकि तुम्हें अपनी जॉब से बहुत प्यार है, और जिस इंसान को अपनी जॉब से ज़्यादा प्यार होता है ना, वो कभी रिटायरमेंट नहीं लेता है। एनी ये जब बात सुनती है आलिया की, तो वो बोलती है कि बेबी मुझे थोड़ा सा वेकेशंस पे जाना है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगी। आलिया उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है ऑफ कोर्स बेबी, हम वेकेशंस पे चलेंगे और हम सब के सब वेकेशंस पे जाएंगे और बहुत टाइम स्पेंड करेंगे। क्यों। तो कहती पक्का। तो कहती यस, चलो हम एक काम करते हैं, हम गोवा जाएंगे, आर यू ओके। तो कहती गोवा नेक्स्ट मंथ। तो कहती है नेक्स्ट वीक, नॉट मंथ, इतना टाइम नहीं है, नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक हम चले जाएंगे। तो कहती है पक्का। तो कहती है हाँ, और वो आपका बिजनेस का भी है ना, वो भी देखना पड़ेगा ना, बहुत टाइम हो गया हमने बिजनेस की तरफ भी ध्यान नहीं दिया है। तभी आलिया कहती है वो सब मैं हैंडल कर लूँगी बेबी, तुम रिलैक्स हो जाओ, शांत रहो। और फिर ऐसे कह के जो आलिया रहती है वो एनी को किस करना स्टार्ट कर देती है। एनी भी उसे बहुत प्यार से डीपली तरीके से किस कर रही रहती है। दोनों के बीच में
बहुत बहुत प्यारा मोमेंट्स हो रहा रहता है, जिसमें आज ऐसा मोमेंट्स होता है कि जिसमें वो दोनों एक दूसरे की तरफ टूट नहीं रहते हैं। मतलब हर बार क्या होता है कि उनके पास समय कम रहता है, तो दोनों एक दूसरे के साथ जल्दी जल्दी इंटीमेट होते हैं। आज जो बच्चे वो सो जाते हैं तो वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बाहों में पकड़ के, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के धीरे धीरे वो सॉफ्ट रोमांस कर रहे रहते हैं। वो थोड़ी थोड़ी देर में एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं, प्यार से, बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे रहते। कभी लिप किस करते, कभी कभी नेक सकिंग करते हैं, फिर एक दूसरे के सर पे हाथ फैला रहे रहते हैं, एक दूसरे के पैर से पैर टच कर रहे रहते हैं, और बहुत रोमांटिक तरीके से सॉफ्ट रोमांस उनका चल रहा रहता है। क्योंकि अभी इनको इंटीमेशन से ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था, एक दूसरे से बातें करनी थी, बहुत सारी चीज़ें करनी थी जो उनके बीच में हो ही नहीं पा रही थी, कभी बच्चों की वजह से, या कभी उनके पास इतना कम समय रहता था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने में ज़्यादा टाइम लगा देते थे। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छे से चल रहा रहता है। वहाँ पर जो हमारी जेसिका रहती है वो भी आराम से सॉफ्ट रोमांस कर रही रहती है माया के साथ। माया भी उसके साथ बहुत खुश रहती है, और ऐसे ये रात भी बीत जाती है। फिर वक्त आता है कि जहाँ पे मॉर्निंग होती है, तो मॉर्निंग में सब के सब माया को अलविदा कहते हैं। माया जाने के लिए तैयार हो जाती है, मतलब माया जसवाल हाउस में माया, जेसिका, रागनी, अयान, नम्रता और नंदिता, अमृता, नंदिता, सबके सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब इनका ग्रुप अलग था और नव्या का ग्रुप अलग था। नव्या और माया के ग्रुप को अलग होता है, माया अपने साथ चली जाती है। और ऐसे ही थोड़ा वक्त हो जाता है जिसमें थोड़ा बुरा तो दोनों को लगता है, क्योंकि अब इतने सारे लोग, फैमिली के मेंबर्स, बच्चे सब एक साथ इन्वॉल्व हो चुके थे। लेकिन अब जब सब बाय बाय करते तो थोड़ी आंखें वो नम हो जाती है एक दूसरे की, और चले जाते। तभी उसमें नव्या कहती है, माया तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे लिए हूँ। तभी माया भी कहती है, आपको भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हूँ आपके लिए, और कभी मिलते रहिएगा, क्योंकि आपके साथ वक्त बिताना हमें बहुत अच्छा लगा। तभी नव्या कहती है, सेम हेयर। और ऐसे करके वो लोग चले जाते हैं। फिर करीब जो नव्या रहती है, आफ्टर द 2 वीक्स वो एक ऑर्फेंज में जाती है, अनाथ आश्रम में, जहाँ पर उसे बेबी अडॉप्ट करना रहता है। तो वहाँ पर जॉश, नताशा, आलिया, एनी, हमारी नव्या और रिया, सबके सब पूरी फैमिली जाती है। जब पूरी फैमिली जाती है तो वहाँ पर एक क्यूट सा बच्चा रहता है। तो जो नव्या रहती है वो रिया को बोलती है कि इसमें से कौन सा बेबी तुम्हें अडॉप्ट करना है। तो वो कहती है कि ये जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है ना, हम ये अडॉप्ट कर लें। तो जिसमें वो जो वहाँ की जो मदर रहती है ना, मतलब जो वहाँ पे जो केयर टेकर रहती है वो सारे अनाथ आश्रम की, वो उसकी तरफ देख के बोलते हैं, क्या हम वो बेबी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो कहती है कि हाँ, आप चाहो तो अडॉप्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये वैसे भी बेबी को आए हुए भी सिर्फ 2 वीक्स ही हुए हैं। तो कहते हैं कि हाँ नव्या, हम कर सकते हैं। तो एक्चुअल में वो बेबी जो रहता है वो बेबी गर्ल रहती है। तो वो बोलती है कि ये तो बेबी गर्ल है। तो कहती है कि तुम्हें बेबी गर्ल करना है या बॉय करना है। तो कहती है पता नहीं, सोचा तो बॉय का था इस बार, बट मुझे ये बेबी बहुत पसंद आई है, रिया बोलती है नव्या को। तो नव्या कहती है कि अगर तुम्हें ये बेबी पसंद आया है तो कर लेते हैं। तो ऐसे करके हो जाती। तभी एनी बोलती हाँ हाँ ले लो ले लो, सही है, ले ले बेबी ले ले, बहुत क्यूट है। एनी और रिया का तो एक अलग ही बाउंडिंग थी, तो वो दोनों एग्री हो जाते, आलिया भी हो जाती, सब लोग बच्चों को संभालने के लिए चले जाते हैं। तभी वो जो वहाँ की वो पूरी फॉर्मेलिटीज़ नताशा के साथ खड़े के कर रहे थे। जॉश जो रहता है, जॉश बच्चों के साथ हैंडल कर रहा था, क्योंकि वो पीहू को भी लेकर आए रहते हैं, सब बच्चों को वहाँ पर हैंडल कर रहे थे। तभी जो नव्या रहती है वो एकदम से बोलते हैं, मदर टेरेसा जो थी ना, मतलब जो सॉरी सिस्टर टेरेसा, वो कहाँ पर है। तो कहते हैं वो अपने उधर है, आजकल वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो गई हैं। तो वो कहती है कि हाँ मैं उनसे मिलना चाहती थी, क्योंकि जब मैं खुद इस अनाथ आश्रम से पढ़ी हूँ तो मुझे हैंडल किया उन्होंने ही था, और वो बहुत अच्छे से मुझे संभाला है उन्होंने। कहते हैं हाँ, उन्हीं के रेफरेंस दिया था उन्होंने कि तुम्हें बेबी अडॉप्ट कर सके, क्योंकि तुम क्या थी और क्या से क्या बन गई हो, एक आईपीएस ऑफिसर हो, अंडर कवर एजेंट हो, तो कौन तुम्हारे को मना कर सकता है। तो कहती हैं हाँ वो भी है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ। तो कहती है कि हाँ। तभी जो हमारी नव्या रहती है वो उनसे जाकर मिलती है। जैसी वो उनसे जाकर मिलती है तो वो उनको बताती है कि कैसी हो नव्या। नव्या को वो कुछ ऐसी बातें बता देती हैं
जिसकी बात सुनकर नव्या और नताशा के दोनों के होश उड़ जाते हैं और वो ऐसे बोले जाती है कि क्या ऐसा कुछ था? तो कहती है कि हाँ, ऐसा कुछ था। और ये सारी बातें सुनकर तो नव्या के बोलते हैं ना, चेहरे के पूरे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। वो शॉक में रहती है और उससे भी कई ज़्यादा शॉक नताशा रहती है। ऐसी क्या बात है ऐसी जो बता दी थी, जिसको सुन के वो दोनों काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बेबी को अडॉप्ट कर लेते हैं और वो पूरे तरीके से घर चले जाते हैं। फैमिली हैप्पी फैमिली चल रही रहती है। 2 वीक्स के बाद ये लोग जब गोवा जाते हैं तो वे गोवा में देखते हैं कि वहाँ पर जो माया है वो जेसिका के साथ बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं और ये लोग बोटिंग कर रहे रहते हैं। वो जो मोटर बोट्स होती है ना, जो खुद ही चलाते हैं, वो मोटर बोट चला रहे रहते हैं। तभी जो नव्या की टक्कर होती है माया से और माया कहती है कि हाय नव्या, आप यहाँ पर। तो नव्या बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि हमारी फिर से कभी मुलाकात होगी। तो माया बोलती है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? हमने तो कहा था ना कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम एक दूसरे के लिए होंगे। कहती है दोस्तों के लिए एक दूसरे के लिए हुआ जाता है। जो दोस्त ही अगर दगाबाजी करे उसके साथ कैसे रह सकता है कोई? माया माया को ये जवाब नव्या देती है। तभी माया को कुछ समझ में नहीं आता है। माया कहती है नव्या, तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझसे इस तरीके से बातें क्यों कर रही हो? तो कहते हैं कि चलो तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से बातें करते हैं। क्या तुम मेरे साथ अकेले में बात करना चाहोगी? तो वो कहती हाँ। तभी वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं और बात करते टाइम वो उसे ये बताती है, माया तुम्हारा जयदेव मिश्रा के साथ क्या रिलेशन था? नव्या पूछती है। माया थोड़ी सी हड़बड़ाहट जाती है और वो एकदम से बोलती है मतलब मैंने तुम्हें बताया था ना, उसने अक्षय के साथ जो किया था बस यही रिलेशन था, मेरा और कोई रिलेशन नहीं था। तभी नव्या कहती है कि तुम किसके सामने खड़े होके बोल रही हो, ये बात थोड़ा सोच कर बोलो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं जो हूँ सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हूँ। चुप हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी सच्चाई नहीं जानती हूँ। जयदेव मिश्रा को मारना तुम्हारा ये कोई भी लेना देना अक्षय से कभी था ही नहीं। तुम्हारी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम थी जयदेव मिश्रा से। आखिर जयदेव मिश्रा से तुम नफरत जो करती थी। माया टर्न होती है और बोलती है नव्या, क्या मनगढ़ंत कहानी बना रही हो? नफरत तो मैं अभी भी करती हूँ उस इंसान से, पर ये कैसे कह सकते हो कि अक्षय से लेना देना है नहीं? तुम्हें तो पता है ना कि अक्षय को तो ड्रग्स उसने दिए थे। तभी वो कहती है कि तुम भूल गई हो कि जिस डॉक्टर्स को मैंने अपॉइंट करके उनका अक्षय का इलाज करने के लिए किया था, तभी अक्षय की पूरी बॉडी को स्कैन किया गया था, पूरी रिपोर्ट्स निकाली गई थी। अक्षय को आज तक कभी किसी ने ड्रग्स दिया ही नहीं है और ना उसकी बॉडी में कभी कोई ड्रग्स के एलिमेंट्स कभी गए थे। तुम्हें पता है ना कि साइंस कभी झूठ नहीं कहता है। तो उस हिसाब से तुम ये कैसे कह सकती हो कि जयदेव मिश्रा ने हाई डोज ऑफ ड्रग्स देके अक्षय को मतलब प्रॉब्लमेटिक किया और उसका बदला तुम ले रही हो? क्योंकि ये चीज़ तो कभी हुई नहीं थी। माया थोड़ा सा घबरा जाती है और माया टर्न होके बोलती है नव्या, साफ साफ बोलो, इधर उधर की बातें ना करो, क्या कहना चाहती हो तुम? तो नव्या बोलती है मैं साफ साफ कह देती हूँ, अक्षय का कोई लेना देना नहीं था। इवन जयदेव मिश्रा तो अक्षय को जानता भी नहीं था और ना अक्षय जयदेव मिश्रा को जानता था। एक्चुअल में जितने लोगों को तुमने मारा उनका एक्चुअली लेना देना सिर्फ अक्षय से था, लेकिन जयदेव मिश्रा का कभी भी कोई लेना देना अक्षय से था ही नहीं। इवन ना उन 4 लोगों का जिनको तुमने मारा है, वो दीपेश मिश्रा, चीफ जस्टिस, चीफ जज और वो जो तुम्हारे ठाकुर ब्रदर्स, कोई का लेना देना नहीं था। पर तुम ये जानती थी कि जयदेव मिश्रा से तुम्हारी खुद की पर्सनली दुश्मनी है और तुम्हें उस पर्सनली दुश्मनी को ख़त्म करना था और उसे मारना था। इसलिए तुमने मेरा भी यूज़ किया। तुम्हें पता था कि जयदेव मिश्रा को इंडिया बुलाना बहुत कठिन काम है, इसलिए तुमने हर एक प्लानिंग इस तरीके से करी, खुद को अबला नारी तक बताया, खुद को ऐसी प्रॉब्लम में फंसाया और खुद को जानबूझकर ऐसी चीज़ों में उलझी तुम कि ताकि मैं तुम्हारी मदद के लिए वापस आऊँ। और जब मैं तुम्हारी मदद के लिए आऊँगी तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं कर सकती,
क्योंकि आफ्टर ऑल शुभांगी तो पहले से ही नव्या को जानती थी ना, या ये बोलूं नैना को जानती थी। माया टर्न होके बोलती है, तुम अपनी मनगढ़ंत कहानी क्यों बना रही हो नव्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी कह रही हो। तभी नव्या बोलती, कितना भी डिनाई कर लो तुम इस चीज के लिए मुझसे मुकर नहीं सकती हो। जयदेव मिश्रा तुम्हारे डैड थे ना। तभी माया कहती है, कुछ भी मत बोलो। तो नव्या कहती है कि जयदेव मिश्रा तुम्हारे डैड थे, ये बात तुम बहुत पहले ही जान चुकी थी। तुम्हें उन्हें ख़त्म करने का गुस्सा और बहुत पहले से था, क्योंकि तुम उस इंसान से इसलिए नफरत करती थी क्योंकि उस इंसान ने तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ के चला गया था और पलट के देखा तक नहीं। तुम्हारी माँ कौन है तुम्हें ये नहीं पता, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर पता था कि तुम्हारा पिता जयदेव मिश्रा है। और वो जयदेव मिश्रा जो आज इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, मतलब इतना स्ट्रांग हो चुका है, जो इतनी सारी चीज़ें लेके घूमता है, वो इंसान तुम्हें चाहता तो अच्छी खासी लाइफ दे सकता था, लेकिन उस इंसान ने तुम्हें कचरे के डब्बे में फेंक दिया। ऐसी वाली फीलिंग्स तुम्हें आती थी और इसलिए उस इंसान से अपने पूरे दर्द का बदला लेने के लिए तुमने उस इंसान को मार दिया, यही ना। तभी माया टर्न होके बोलती है, कहानी बहुत अच्छी है बट क्या प्रूफ है तुम्हारे पास। तो माया बोलती है, तभी नव्या बोलती है, माया मैं यहाँ पे कुछ प्रूफ करने नहीं आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ना जेल में भेजने आई हूँ, ना मैं तुम्हारे अगेंस्ट पे कुछ एक्शन लेने आई हूँ, ना मैं कुछ लेने आई हूँ। तो मेरे लिए मैटर नहीं करता कि मैं यहाँ पे प्रूफ लेकर आऊँ। ये बात सच है, ये बात मुझे पता चली है, बट इस बात का दुख नहीं है कि जो तुमने किया वो ये किया। दुख इस बात का कि तुम मुझसे सच भी बोल सकती थी। तभी माया गुस्से में होकर बोलती, क्या सच बोलती नव्या? क्या ये बोलती कि वो जयदेव मिश्रा को मैं इसलिए मारना चाहती हूँ क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी को झंड कर दिया, उसने मुझे ऐसी ज़िंदगी दी जो मैं डिज़र्व नहीं करती थी। मैं जयदेव मिश्रा की बेटी हूँ, शुभांगी मिश्रा, और उस इंसान ने मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया और फिर उसके बाद वो हर कुछ महीने आकर मुझे चॉकलेट्स देता था, मुझसे बात करता था और मुझे बड़े अच्छे से ध्यान रखता था। अरे जब मैं बड़ी हो रही थी तब मुझे तो ऑलरेडी लेके चले जाता अपने साथ, मुझे अच्छी लाइफस्टाइल दे सकता था। उसके चक्कर में मेरे को किसी और अडॉप्ट कर दिया, एक मिडिल क्लास फैमिली ने अडॉप्ट किया, जबकि मैं हाईली रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे मिडिल क्लास फैमिली ने बिलोंग किया। उसके बाद तो फिर अक्षय के साथ ये सब जो हुआ, ये चीज़, ऐसा नहीं है कि मैं अक्षय से प्यार नहीं करती, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन ये सब चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि मैं अक्षय की लाइफ में आ गई थी। और मैं अक्षय की लाइफ में कैसे आई हूँ उसकी जिम्मेदार जयदेव मिश्रा था, और इसलिए मैं जयदेव मिश्रा को हर चीज़ के लिए कोसती हूँ। और मैंने जो किया वो कुछ गलत नहीं किया है, वो डिजर्व ही करता था। उसने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करी है, उनके साथ नाजायज़ संबंध बनाकर उनसे जो बच्चा पैदा होता है उसे ऐसी फेंक देता था। तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है माया। नव्या, तभी नव्या कहती है, माया कुछ गलत नहीं किया है तुमने, और मैं इस पे गलती का कुछ बोलने भी नहीं आई हूँ, बट सिर्फ फ़र्क इतना है कि मुझे इस बात का दुख है कि तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई। तुमने मेरी दोस्ती का फ़ायदा उठाया, गलत बता के, झूठ बोलकर। अगर तुम मुझे सच भी बताती ना तो कहती, अगर सच भी बताती तो तुम क्या करती, तुम तो उसे जेल में भेज रही थी ना, मुझे मैं नहीं चाहती थी कि उसे जेल में तुम भेजो। तो कहती, यही तो फ़र्क है तुम्हारी और मेरी सोच में। नफ़्या कहती है, तुम ये सोचती हो कि क्राइम को ख़त्म करना है तो क्रिमिनल को ख़त्म कर दो, और मैं ये सोचती हूँ कि अगर क्राइम को ख़त्म करना है तो क्रिमिनल वाली सोच को ख़त्म करो। यही तुम में और मुझ में फ़र्क है। अगर मैं चाहती तो मेरे ससुर ने जो हरकत करी थी कि मैं उसके लिए उसको भी मार सकती थी, लेकिन मैंने अपने ससुर को नहीं मारा है। मैंने उसे एक अच्छा इंसान बनाया है और आज वो एनजीओ को सपोर्ट करता है और वो एनजीओ चलाता है और लोगों की चीज़ों को समझता है। तुम चाहती तो तुम अपने खुद के पिता को एक अच्छी राह पर लेकर जा सकती थी, पर तुमने वो चीज़ नहीं करी। तुमने उल्टा उस इंसान को मार दिया और उसकी प्रॉपर्टी भी सारी खुद ने हड़प ली, और आज जयदेव मिश्रा की जितने भी प्रॉपर्टी की मालिक तुम हो।
क्योंकि तुमने वो जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर उससे साइन कराए थे वो एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट पेपर के नाम पे तुमने उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली थी। अब बोलो माया। माया बोलती तो क्या गलत किया, वो चीज़ डिजर्व करती थी मैं, आखिर उसकी बेटी हूँ। तो तभी नव्या कहती है तुम अकेले उसकी बेटी नहीं हो, बहुत सारी उसकी बेटियां हैं, तो क्या सब यही हरकत करेंगी? फिलहाल इस बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि अब तुम एक अच्छी खासी लाइफ जी रही हो और जियो, लेकिन जो तुम्हारा कनेक्शन नव्या मित्तल के साथ था वो अब कभी नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने नव्या की मदद धोखे से ली है। मैं तुम्हारी मदद कल भी करती, आज भी करती और हमेशा करती, पर सच्चाई से। कम से कम नव्या मित्तल को धोखा देने की जरूरत नहीं थी। माया जायसवाल या माया मिश्रा कहूँ, जो भी हो तुम, आई डोंट केयर, बट द थिंग इज दैट ट्रुथ करना चाहिए। तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है और जेसिका बोलती है माया नव्या, आई नो ये जो माया ने किया उसका तरीका गलत था, बट उसके इंटेंशंस गलत नहीं थे। तभी जेसिका बोलती है, तभी माया जेसिका को देखकर बोलती है तुम्हें ये पता था? तो कहती है कि हाँ, जिस रात वो उसको मतलब जयदेव मिश्रा को मार के आई थी, तभी मुझे सारी बातें बताई थी माया ने। तो माया रोते हुए कहती है मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, बस तरीका गलत था। नव्या कहती है कि तुमने जो किया वो हो चुका है, उसके लिए कुछ नहीं बदल सकते। अब तुम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जियो। तुम्हारे सामने तुम्हारा प्यार खड़ा है, तुम्हारी पूरी फैमिली है, उनके साथ ईमानदारी से रहो। बट तुमने मुझे खो दिया है, क्योंकि नव्या हमेशा से उस इंसान की मदद करने के लिए हमेशा आएगी जो खुद एक मुसीबत में फंसा हो, लेकिन सच्चाई के साथ। मुझे मैन्युपुलेट किया है तुमने, मुझे मैन्युपुलेट करना गलती थी। तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी जानती थी। मैं तो तुमसे 2 हफ्ते पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं जान चुकी थी। अगर मुझे तुम्हें कुछ जेल में भिजवाना या तुम्हारे बारे में कुछ पता करना होता ना, मैं तुम्हारे घर में आकर तुमसे ये बात क्लियर करती, बट मैं करना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं अब पास नहीं बदल सकती। बस अगली बार इतना बोलूँगी कि अगर तुम्हें किसी एक ज़रूरतमंद औरत की मदद करनी पड़े तो ये बात ध्यान रखना कि सच्चाई से ही मदद की जाती है, झूठे और चीज़ों से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं। एक अच्छे इंसान को खो देते हो तुम सिर्फ तुम्हारे लालच और तुम्हारी झूठ की वजह से। ये मत करना। और हाँ, मैंने ही बोला था औरत बहुत पावरफुल होती है, बट औरत इतना मैन्युपुलेटिंग होती है ये मैंने आज पहली बार देखा। ठीक है, तो तुम एक बात ध्यान रखो कि नव्या हमेशा से तुम्हारे लिए थी, पर अब नहीं, और अब मुझे जाना चाहिए। तभी वहाँ से रिया आती, बोलती नव्या चले, बेबी बुला रही है। तभी माया एकदम से बोलती है तुम्हारी बेबी भी है? तो कहती है हाँ, मेरी बेबी भी है। उसका नाम क्या है? तो वो कहती है क्या फर्क पड़ता है माया, जब उसकी मौसी ही नहीं रही तुम, क्योंकि मैं उनमें से हूँ। ऐसे आज दिल तोड़ दिया झूठ पर, तो तुम्हारे साथ में कोई रिलेशन नहीं रख सकती। ये बोलकर चली जाती। यहाँ पे माया की आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ गए थे, क्योंकि माया जो हमेशा से कंफर्टेबल फील वो नव्या के साथ करती थी बचपन से ही, क्योंकि नव्या एक बहुत अच्छी इंसान थी, वो हमेशा से सपोर्ट करती थी। आज उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि उसने नव्या से अपना जो भी मिशन पूरा करवाया मैन्युपुलेट करके किया। अगर वो सच्चाई बताकर भी करती तो हाँ, नव्या उसकी हमेशा से मदद करती, पर ये गलत काम किया है। तो फ्रेंड्स, अब ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। तो ये लाइफ का एक ऐसा ट्विस्ट था। तो मैं आपको इस स्टोरी से 2 चीज़ सिखाना चाहती थी। पहली चीज़ कि औरत कभी कमज़ोर नहीं होती है। औरत अगर किसी को जन्म देती है तो वो किसी से जन्म, एक मिनट मैं कुछ गलत कह रही हूँ, औरत बहुत पावरफुल होती है। औरत के एक अलग रूप होते हैं। कभी वो बहुत ममता वाली होती है जिसे माँ का रूप बोला जाता है, कभी वो बहुत गुस्से वाली होती है जिसे काली का रूप बोला जाता है। गुस्से में अगर वो किसी पे हाथ उठाए या किसी का संहार करे या अपने हक के लिए लड़े तो वो माँ दुर्गा कहलाती है। और एक
एक बहुत शीतल तरीके से अगर वो रहती है औरत, तो वो पार्वती का रूप कहलाती है। तो औरत के अलग अलग रूप होते हैं, लेकिन औरत का एक रूप ये भी होता है, औरत अपने हक के लिए मैन्युपुलेटिंग भी होती है। तो औरत के अलग अलग रूप होते हैं जहाँ पर हमें चीज़ें हैं। औरत बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत पावरफुल होती है, और वो जो चीज़ ठान ले वो करके दिखाती है। अब यहाँ पर दो औरतों के बारे में डिस्कशन हो रहा था, जैसे कि एक माया की तरफ, जिसका स्ट्रॉन्ग विलिंग पावर बहुत था, लेकिन उसने थोड़ा सा गलत तरीके से सोचा और उसने अपने मिशन को पूरा करने के लिए थोड़ा सा झूठ का सहारा लिया और चीज़ें। और एक तरफ वो एक नव्या टाइप की एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और चीज़ें हैं जिसके जो हमेशा से लोगों का दिल खोलकर स्वागत करती है और उसकी मदद करने के लिए जाती हैं। और हम रियल लाइफ में भी ऐसी दो लोगों को देखते हैं। लोग कभी कभार रिलेशनशिप में आते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, और कुछ लोग रिलेशनशिप में आते हैं दूसरों की मदद करने के लिए और दूसरों को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो हर तरीके से दो तरीके के लोग होते हैं। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती थी कि कोई भी चीज़ कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब लाइक आप कितना भी कोई चीज़ को भी हाइड करना चाहो, बहुत तरीके से कर लो, पर सच्चाई लोगों तक सामने आती ही है। नव्या की सामने माया की सच्चाई एट लास्ट तक आई गई थी कि उसने उसे मैन्युपुलेट किया और झूठ का सहारा लेके किया। इसलिए झूठ कभी भी ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। वो एक्चुअल में झूठ पे कितनी भी परत लगा दो, बाद में वो परत हटती है और उसकी सच्चाई सबके सामने आती ही है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को ईमानदारी से जियो और झूठ का सहारा मत लो। और खासकर झूठ का सहारा किसी को अच्छे इंसान से मैन्युपुलेट कर से उससे सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए तो बिल्कुल भी ना दो, क्योंकि आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा लेकिन ज़िंदगी भर आपको वो पेन होगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कुछ रिलेशन जो आपके साथ बिना किसी की मतलब के साथ हैं, तो उनके साथ भी आप उतनी लॉयल्टी ऑनेस्टी के साथ रहो। अपना मतलब देखने के लिए या उस सामने वाले को यूज़ करने के लिए मत लो, या फिर उसे इस तरीके से सोचो कि यार एक नींबू है जो काफ़ी रस देता है, इसको निचोड़ के छोड़ दो। ऐसी ज़िंदगी मत करो, क्योंकि आपका तो मतलब निकल जाता है, पर वो इंसान जो धोखा खाता है वो कभी किसी की मदद करने लायक नहीं बचता है। तो एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहती थी। सो आप बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी है, क्या लगी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मिलते हैं अगली कुछ न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड फ्रेंड्स, लाइक सब्सक्राइब। और जिन लोगों ने कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ वो भी देखो और सीज़न 2 भी देखो, दोनों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और आप बताइएगा कि आपको कौन सा सीज़न ज़्यादा अच्छा लगा, सीज़न 1 या सीज़न 2, दोनों आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब के लिए बाय बाय।